a traditional sport in India which not only includes power but also mental resilience, strategy, and teamwork. So today we have with us Ignatius D'Souza sir, who is a Maharashtra under 19, a former Maharashtra under 19 player, and he also earns a PhD in Kabaddi. So without any delay, let's get start with the interview. So firstly, share your journey in कबड्डी. आपने क्या क्या अभी तक एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए. सबसे पहली बात कि मैं कबड्डी के लिए इंस्पायर हो गया मेरे स्कूल से और मेरे दोस्तों से. जब भी मैं स्कूल में था, प्राइमरी में था, तभी मेरे गांव के लोग स्कूल की टीम के लिए बहुत अच्छी तरह से कबड्डी खेलते थे और मैं उनके बीच में, जब भी जो स्पेक्टेटर्स के बीच पे जाके उनका गेम देखता था, तभी ऐसा लगता था कि मैंने भी खेलना चाहिए. और जैसे कि मैं 5th स्टैंडर्ड से मेरा कबड्डी का करियर चालू किया, तभी मेरे को, मैं जब भी खेलता था बच्चों के बीच में जाके, तो 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के बच्चों से भी मैं बेहतर खेलता था. तो मेरे को मेरे जो कोचेस थे वहाँ पे, तो उन्होंने देखा मेरे को और बोला कि तू स्कूल के टीम के लिए खेलने के लिए चालू कर, रोज प्रैक्टिस के लिए आ जा. और तभी से मैं इंस्पायर हो गया कि मैं, चलो मैं बाकी सब लोगों से स्ट्रांग हूँ, अच्छा खेलता हूँ, तो मैंने चालू किया खेलने को. Okay. So what challenges did you face early on in your career? चैलेंजेस बोले तो पहला मेरे को पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता था. ऐसा लगता था कि मेरा स्टडीज़ के से मैं बहुत दूर जा रहा हूँ. दूसरे बात, मेरे को टाइम देने को नहीं मिलता था. प्रैक्टिस हमारी स्कूल छूटने के बाद होती थी और हमारा स्कूल 5:30 बजे छूटता था. तो वो स्कूल के बाद, और मेरा घर जो था स्कूल से बहुत लंबा था, 4 किलोमीटर मेरे को जाना पड़ता था. प्रॉपर सोर्सेस नहीं था ट्रैवलिंग का, तो वो मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत थी तभी. उसके अलावा घर में जो काम्स होते थे, खेती के काम होते थे, पेरेंट्स के साथ खेती में काम करना, उसके बाद पढ़ाई करना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे मेरे को. फिर भी मैंने सोचा कि मेरे को करियर स्पोर्ट्स में करने का है, तो मैंने तभी से ठान लिया था कि मैं खेलूंगा और कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में ही करूंगा करके. ओके. सो आप एक कोच भी रहे हो, तो फिटनेस और डिसिप्लिन का क्या महत्व है कबड्डी में, उसके बारे में थोड़ा बताइए. स्पोर्ट्स ही डिसिप्लिन है. सबसे पहले लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी तुम लोग स्पोर्ट्स खेलते हो तो उसमें बहुत सारा डिसिप्लिन आता है. पहली बात, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए आपको फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिटनेस चाहिए ही चाहिए. विदाउट फिटनेस, बॉडी कांटेक्ट गेम तो आप खेल ही नहीं सकते. अगर खेलना है वैसा विदाउट फिटनेस, तो आपको इंजरीज को बहुत फेस करना पड़ेगा. दूसरी बात, डिसिप्लिन मतलब टाइम टू टाइम प्रैक्टिस को जाना, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना, अपना डाइट बहुत अच्छी तरह से लेना. कोई भी कुछ भी उठा के खाया ऐसा नहीं होता है. अच्छा डाइट जो अपने सेहत के लिए अच्छा होता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अदर विटामिन्स, मिनरल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो लेना ही पड़ता है. और टाइम टू टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एजिलिटी, कार्डियो, ये सब करना पड़ता है. नहीं किया तो यू कैनॉट सस्टेन इन दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट, बिकॉज इट्स अ बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स. एंड इम्पॉर्टेंट इज it is a fast sports, means you have to be, if you want to be a good rider, then you have to be very agilical. You should have a good speed. If you are defender, you should have a good strength. तो दोनों इम्पोर्टेंट है. तो स्पीड, स्ट्रेंथ, कार्डियो सब इम्पोर्टेंट है. तो फिटनेस, डिसिप्लिन एंड योर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्पोर्ट्स. ओके. सो एज कबड्डी इज अ टीम स्पोर्ट्स, तो उसमें टीम वर्क की बहुत ज़रूरत रहती है. तो टीम वर्क मेंटेन करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी चाहिए? सबसे पहले, अगर आप टीम के कैप्टन है, अगर आप टीम में है, तो आपको प्लेयर को ये बोलना है, अगर आपको ग्रो करना है तो टीम के साथ रहना है. इफ यू प्ले फॉर सेल्फ, अगर खुद के लिए खेलने के लिए जाओगे और खुद ही सब करने के लिए जाओगे, तो आप सस्टेन नहीं हो पाओगे. योर टीम इज एवरीथिंग. सो अगर टीम को अगर आगे लेके जाना है, अगर खुद को आगे जाना है, तो टीम के साथ रहना बहुत जरूरी है. तो सबको चांस देना है और सबको लेके आगे जाना है. सो दिस इज व्हाट एडवाइस आई हैव टू गिव एंड आई वांटेड टू गिव. सेकंड थिंग इज, अगर आपका टीम आपको साथ नहीं देगी या आपको टीम को लेके साथ नहीं जाओगे, तो आप डिफेंस में जीरो हो जाओगे. तो इसके लिए टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो कबड्डी आप अंडर 19 महाराष्ट्र के लिए खेले हो, तो तब से लेके अभी तक कबड्डी कितना इवॉल्व हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए.
मैं 1995 में पहली बार महाराष्ट्र खेला, उसके बाद 96 में महाराष्ट्र के लिए रिप्रेजेंट किया। तभी से अभी तक कबड्डी का तो बहुत सारा ग्रो हुआ है। पहली बात तो लिमिटेड सोर्सेस था प्लेयर्स को जॉब मिलने का, वैसे कि जैसे कि एयर इंडिया, रेलवेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बैंक्स थे, तो जो प्लेयर को हायर करते थे। उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट पे लेने लगे, कि दैट इज आई डोंट नो व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट स्ट्रेटेजी दिस कंपनीज वर यूजिंग। बट जब भी प्रो कबड्डी आया तो प्रो कबड्डी में लोगों को बहुत सारा उसका फायदा होने लगा। मैं पहली बात, प्लेयर्स लोग सेलिब्रिटीज जैसे ट्रीट होने लगे। उसके अलावा प्लेयर्स को अच्छा खासा पैसा मिलने लगा। पैसे के साथ लोगों को, चार लोगों के बीच में जाने के बाद उनको इम्पोर्टेंस मिलने लगा। तभी से प्लेयर के अच्छे दिन आने के लिए चालू हो गया। अभी तो प्लेयर्स कबड्डी के लिए ज़्यादा मोटिवेट इसके लिए हो रहा है कि उन लोगों को सब कुछ मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, और दे आर बीन ट्रीटेड एज अ सेलिब्रिटीज लाइक अदर प्लेयर्स, like cricket and football players. So that's the journey of kabaddi, and which is very very important growing, and I will motivate and appreciate Star Sports and even Pro Kabaddi, AKFI, so promoting kabaddi at such a good level. तो अभी पीकेएल का तो टॉपिक निकल ही गया, तो पीकेएल में क्या क्या चेंजेस हुए, पीकेएल के वजह से क्या क्या चेंजेस हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पीकेएल की वजह से आज कबड्डी को एक अलग सा रूप मिला है। उसकी वजह, प्रो कबड्डी की वजह से हर एक स्टेट के प्लेयर को जानने की ये प्लेटफॉर्म मिला है। सब प्लेयर, जब भी ऑक्शन होता है कि महाराष्ट्र का प्लेयर हरियाणा के प्लेयर के टीम में खेल रहे हैं, मतलब साथ में खेल रहे हैं, कि सब पूरे इंडिया के प्लेयर, रशियन प्लेयर्स, उसके बाद अदर कंट्रीज के प्लेयर्स साथ में आके खेल रहे हैं, साथ में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन लोगों की स्ट्रैटेजी उन लोगों को समझ में आ रहा है, टेक्निक, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज। उसके अलावा उन लोगों का स्ट्रेंथ, पावर हम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अगर देखा कि रशियन प्लेयर जो है वो ज़्यादा करके कुश्ती, मतलब रेसलिंग के स्किल्स कबड्डी में यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो वो लोग प्लेयर्स को सुपर टैकल्स में कैसा उसको टैकल करना है, अगर एक ही डिफेंस है तो एक ही डिफेंस में अगर राइडर आते हैं तो उसको कैसा डिफेंस कर सकते हैं, उसको कैसा एक ही जगह पे प्रेस करके रख सकते हैं। ये सब स्ट्रेटेजीज हम लोग बाहर के प्लेयरों से सीख रहे हैं। हमारे कोचेस के पास भी थे ये, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स को टेक्निक्स कबड्डी में कैसा यूज करने का और कबड्डी को कैसा प्रमोट करने का, ये हम लोग प्रो कबड्डी की वजह से सीखे। और प्रो कबड्डी की वजह से आज हमारा कबड्डी का लेवल बहुत ऊपर गया है वर्ल्ड में। मेरे को आशा है कि आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी हमारा प्रो कबड्डी ओलंपिक तक पहुंच जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि कई एथलीट्स पढ़ाई के वजह से स्पोर्ट्स खेलना छोड़ देते हैं, दोनों चीज़ उनको मैनेज करने में बहुत तकलीफ होती है, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं एफिशिएंटली, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, जैसे मैंने बोला कि मेरे को बहुत तकलीफ होने की, तब फिर भी मैंने एक ठाम लिया था कि मेरे को कबड्डी खेलना है। वैसे ही हर एक प्लेयर ने सोचना चाहिए कि मेरे को कबड्डी खेलना है, मेरे को कोई भी स्पोर्ट्स जो खेलना है वो खेलना ही है। वो मैनेज करने के लिए, सी फेलियर्स हैव रीजन, ये मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ। अगर आपको आगे जाने का है तो रीजंस मत दे दो, क्योंकि 24 आवर में से हम लोग पूरा टाइम पढ़ाई नहीं करते, पूरा टाइम सोते नहीं है। कि हम लोग 8 घंटा सोते हैं, उसमें से बचा है बाकी का 16 घंटा, तो 16 घंटे में से हम लोग 4 घंटा स्पोर्ट्स के लिए दिया, 2 घंटा प्रैक्टिस के लिए दिया, 2 घंटा एक्सरसाइज के लिए दिया, फिटनेस के लिए दिया। तो उसमें से भी बहुत, हमारे साथ 12 घंटा है, तो उसमें से हम लोग बहुत पढ़ाई भी कर सकते हैं, फैमिली के लिए टाइम भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। If one want to do something better career in something, want to get famous, want to do his achievements, he can do without any this thing, because अगर करना है तो करना है, there is no excuse for that. So one can do both studies, you can handle your family life also, and you can give time to your friends also, and you can play a professional sports like kabaddi. ओके, सो एक ऐसा आपके करियर में से एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट शेयर करिए जो यूथ को मे बी इंस्पायर करेगा।
मुझे याद है जब भी मैं स्कूल में 10th में था और नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गया अंडर 19 टीम में। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ सावंतवाड़ी मिलाग्रिज हाई स्कूल में, तभी फादर ने मुझे मेरा नाम अनाउंस किया और मुझे स्टेज पे बुलाया। और जब भी मुझे उन 1000 बच्चों के सामने फेलिसिटेट किया और वो 1000 बच्चे लोग मेरे को पहचानने लगे। मैं गांव में किधर भी जाता हूँ, सिटी में किधर भी जाता हूँ, तो मेरे को कम से कम 20 बच्चे लोग हाय हेलो बोलते थे, जिनको मैं पहचानता भी नहीं था। तो वो एक मेरे से ऐसा इंस्पायर करके गया कि देखो कबड्डी ने मेरे को क्या क्या दिया है। अगर मैं नॉर्मल आदमी रहता तो मेरे को कोई शायद ही पहचानते थे, लेकिन कबड्डी की वजह से ना सिर्फ मेरे स्कूल के बल्कि आजू बाजू के 4-5 स्कूल के लोग, गांव के लोग, मतलब मेरे सावंतवाड़ी शहर के लोग भी मेरे को किधर जाता हूँ उधर मिलते थे, उधर पहचानते थे, हाय इग्नेशियस कैसा है, ऐसा। मतलब वो दैट इज वाज अ वेरी मोटिवेशनल थिंग फॉर मी दैट अ प्लेयर इज गेट फेमस बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। A player is known because of his game and his what he is doing on the ground. So I will tell people to not only play but play at a professional level so that you will become famous in all the ways. ओके, सो आप महाराष्ट्र अंडर 19 में खेले हो, तो क्या प्रेशर रहता है महाराष्ट्र अंडर 19 खेलने में, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल महाराष्ट्र जैसे महाराष्ट्र के टीम में कबड्डी में सिलेक्ट होना ही बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अच्छे खेलने वाले 12 प्लेयर सिलेक्ट करने के लिए कोचिज जो वहाँ पे सिलेक्शन कमिटी रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि मैं सिलेक्टर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कम से कम 200-250 लोग महाराष्ट्र से टॉप लेवल के खेलने के लिए आते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो महाराष्ट्र के टीम में सिलेक्ट होना एक बहुत चैलेंजिंग होता है। और वो प्लेस भी, फॉर एग्जांपल मैं राइट टर्न लगाता था, कम मैं राइडर था, तो राइट टर्न के लिए कम से कम 30-40 बच्चे लोग ऐसे रहते हैं कि किसको ले, इसको लो कि उसको लो, ऐसा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो वहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए यू हैव टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव मूवमेंट्स मस्ट बी इन लाइक अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स। सो जब भी राइडर आता है, तब अगर मैं डिफेंस के बारे में बोलना चाहता हूँ, अगर जब राइडर आता है, राइडर का एक छोटा सा नज़र भी इधर की उधर हो गई तो तुम लोगों को उधर उसके ऊपर अटैक करना है। सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी एक्यूरेट, वेरी स्पीडी प्लेयर, देन ओनली यू कैन सस्टेन ऑन द सच अ प्लेटफॉर्म। ओके, सो आपका करियर बहुत ही लंबा रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपके लाइफ में भी बहुत ऐसे फेलियर्स के ये आए होंगे, तो आप फेलियर से कैसे डील किए थे उस टाइम पे, वो थोड़ा बताइए। फेलियर्स तो आते ही रहते, प्लेयर्स के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते। स्पेशली ओवरलोड जब भी होता है तभी इंजरीज आते हैं। तो इंजरीज को ओवरकम करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप रेस्ट लेते हो या रिकवरी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो, तो आपका गेम का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। तो वहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप में पेशेंस रखना, अपना जो कबड्डी का जो टच है वो छोड़ना नहीं चाहिए। वहाँ पे अपना जिद है वो कंटिन्यू कायम रख के, जैसे कि आप रिकवर हो गए, फिजियोथेरेपी किया, जो आप एक्सरसाइज करने लगे, तो वापस ग्राउंड पे जाना बहुत ज़रूरी है। अगर जब भी आप इंजरीज में रहते हो, आप चल नहीं पा रहे हो, तो घर में बेड रेस्ट किया तो अलग बात है, लेकिन आप चल सकते हो, घूम सकते हो, तो रोज ग्राउंड पे जाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कबड्डी के टच में रहो। तो अगर आपको प्रोफेशनल प्लेयर बनना है तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अभी करंटली कबड्डी ने बहुत इवॉल्व किया, जैसे कि आपने बात भी हुई, पर और कुछ चेंजेस अभी कबड्डी में रिक्वायर्ड है आपके हिसाब से? हाँ, कबड्डी में चेंजेस है। पहले की बेसिक ग्राउंड लेवल से पहले बात है कि आपको घर में से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट। दूसरी बात है तुम्हारे स्कूल को मोटिवेट करना, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल से लेके टीचर से लेके सबने तुम लोगों को मोटिवेट करना ज़रूरी है। तुम लोगों को बैकअप चाहिए, स्कूल में से वो प्रैक्टिस के लिए टाइम के लिए भेजना चाहिए। एग्ज़ाम्स अगर आपका मिस हो गया तो वो एग्ज़ाम बाद में लेना चाहिए स्कूल ने, दैट इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग ही कि आपका जो
जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप खेल रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएशन ने आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ लाइक बहुत सारे गरीब प्लेयर्स होते हैं जो ये स्पोर्ट्स में खेलते हैं, उनको इंजरीज हो जाती है तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में देना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनका इंश्योरेंस लेने के लिए भी पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्लेयर है तो उसको पहला ट्रीटमेंट देना चाहिए और अच्छा क्लास 1 ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि वो प्लेयर रिकवर होके वो वापस स्पोर्ट्स में है। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। अनदर थिंग इज उनके लिए जो डाइट होता है कि प्लेयर के लिए सबको अच्छा डाइट मिलता है ऐसा नहीं, तो डाइट फैसिलिटीज स्कूल्स ने किंवा नहीं तो तुम्हारे एसोसिएशन ने कि नहीं तो वो प्लेयर को अच्छी तरह से जान के उनको स्पॉन्सर्स ने ये सब देना जरूरी है तो ही वो प्लेयर आगे जाके अच्छा प्लेयर बनेगा। अगर उसको ये सब नहीं मिला तो वो किधर ना किधर अपने आप को आगे पुश करने के लिए कमजोर गिरेगा। तो वो नहीं होना चाहिए कि ये सब फैसिलिटीज सबने देना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए खेलते हो तो उसको स्टाइपेंड पेमेंट देना बहुत जरूरी है, उसको फिजियोथेरेपी देना जरूरी है, उसके साथ अच्छा कोचिज भेजना जरूरी है। ओके, तो ये अगर दिया मतलब जो उसको किट लगता है वो देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं दिया तो वो प्लेयर अपने आप से प्लेयर वो स्पोर्ट से दूर हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये फैसिलिटीज की देना इम्पोर्टेंट है। ओके, और एक फाइनल मैसेज आपका यंग एथलीट्स के लिए कि उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप एक स्पोर्ट्स में एक्सेल करने के लिए? एडवाइस ये है कि अगर आपको खेलना है तो पहली बात आपका माइंडसेट होना चाहिए खेलने के लिए। अगर आपको खेलना है तो डिसाइड करो कि मेरे को खेलना है और प्रोफेशनल लेवल पे खेलना है। तो सर टाइम पास के लिए खेलना है तो आपको फिटनेस की भी ज़रूरत है, और आप प्रोफेशनल के लिए खेल रहे हैं तो भी आपको फिटनेस की ज़रूरत है। तो पहली बात ध्यान में रखना है कि आपको फिट रहना है, फिटनेस को लेके आपको खेलना है। ऐसा नहीं है कि आप कबड्डी खेल रहे हो, बॉडी कांटेक्ट गेम है और आप फिटनेस नहीं मेंटेन कर रहे हो और टाइम पास के लिए खेल रहे हो या अच्छा लगता है इसलिए खेल रहे हो, तो आप इंजरी हो जाते हो तो वो इंजरी आपको लाइफ लॉन्ग रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका शोल्डर डिसलोकेशन है, लिगामेंट टेयर है, तो आपको तभी पता नहीं चलता कि एट सर्टन एज लाइक 40 एज के बाद आपको वो इंजरी वापस तकलीफ देने लगती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको फिटनेस रखना जरूरी है। और एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्लेयर एक प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहता है तो उसने कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी छुट्टी है, ऑफ सीजन चालू है तो मैं अपने गांव जाएगा, घूमेगा फिरेगा या किधर टाइम पास करेगा, वो नहीं। उसको कंसिस्टेंसी, उसके ऑफ सीजन में भी उसको अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। डेली 1 आवर एटलीस्ट ऑफ सीजन में उसने अपने स्पोर्ट्स के लिए या अपने फिटनेस के लिए देना जरूरी है। जैसे कि हम लोग पीरियडाइजेशन बनाते हैं पूरे साल का स्केड्यूल, वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। Okay, so thank you, D'Souza sir, for giving your valuable time. It was great talking to you. Kabaddi will keep on growing, and personality like you will keep on promoting the sport, and young talent will be always nurtured. Thank you. Thank you.